नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार राउज आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड में जो सिलकियारा टनल है, उसमें फंसे हुए मजदूरों को निकाल लिया गया और फंसे हुए मजदूरों को जब निकाला गया, तो रेड होल माइनर्स थे, उनको बुलाया गया और उनकी मदद से उन मजदूरों को वहां से निकाला गया। उसके बाद न्यूज में रेड होल माइनिंग काफी चर्चा में आ गई है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि रेड होल माइनिंग होती क्या है ना, और ये काम कैसे करते हैं रेड होल माइनर्स, है ना। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि उसकी कुछ समस्याएं भी होंगी, गवर्नमेंट के कुछ कदम भी उठाए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। साथ ही द हिंदू ने भी इसे होलिस्टिकली कवर किया इस आर्टिकल को, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा द हिंदू में। तो रेड होल माइनिंग को पूरी तरीके से इस आर्टिकल के अंतर्गत समझाया गया है कि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बैन है तो क्यों है, ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, जैसा कि इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, जब भी हम कोई टॉपिक समझेंगे ना, तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या समझना है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से उसके डायमेंशंस हैं। तो जैसे अगर हम रेड होल माइनिंग की बात करें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेड होल माइनिंग होती क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की होती है। जैसे बॉक्स कटिंग टेक्निक होती है रेड होल माइनिंग में, एक होती है साइड कटिंग टेक्निक। दोनों टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेड होल माइनिंग ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत में होती है। पूर्वोत्तर भारत में भी ज्यादा प्रचलित कहां पर है? मेघालय में। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि ये वहां पर प्रचलित क्यों है, क्या वजह है ऐसी कि रेड होल माइनर्स वहां पर रेड होल जो है आपकी रेड होल माइंस बनाते हैं, या फिर वहां पर खनन करते हैं, कोयले को निकालते हैं, तो इतना प्रचलित क्यों है पूर्वोत्तर भारत में ये। उसके बाद इसकी कुछ समस्याएं भी होंगी, चिंताएं भी होंगी, वो भी हम देखेंगे कि भाई प्रदूषण हो सकता है ना, रिवर जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, वन कटाव हो सकता है, भूमि क्षरण हो सकता है, देखेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चिंताएं हैं जो कि रेड होल माइनिंग से संबंधित हैं, उनको जानेंगे। सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, उसकी भी हम बात करेंगे, चाहे रेड होल माइनिंग को बैन करना हो, चाहे किसी कमेटी का गठन करना हो, बारी बारी करके चीजों को देखेंगे। अगर हम रेड होल माइनिंग की बात करें, तो ये होती क्या है? ठीक है, रेड होल माइनिंग में क्या होता है कि 3 से 4 फीट जो है एक गड्ढा बनाया जाता है या सुरंग बनाई जाती है। ठीक है, सुरंग, संकीर्ण जो सुरंग है वो बनाई जाती है। ठीक है, या उसको संदर्भित करता है, जिसमें से कोयले को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिसमें से कोयले को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो बेसिकली जैसे अगर कोई सुरंग अगर बनाई गई, उस सुरंग के अंदर क्या है कि व्यक्ति जाता है। व्यक्ति अक्सर अक्सर श्रमिकों के रूप में यहाँ पर बच्चों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर जाते हैं और यहां से क्या निकालते हैं? कोयला निकालते हैं। ठीक है, क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? कोयला एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा रेड होल खनन में बहुत छोटी सुरंगों की खुदाई होती है, आमतौर पर 3 से 4 फीट गहरी, जिसमें श्रमिक अक्सर बच्चे प्रवेश करते हैं और कोयले को निकालते हैं। तो ये होता है रेड होल माइनिंग। दोबारा समझिए कि रेड होल माइनिंग में तो 3 से 4 फीट की जो है सुरंग बनाई जाती है और उसको अंदर तक तब तक खोदा जाता है जब तक कि आपको कोयला न मिल जाए। फिर उसमें श्रमिकों को घुसाया जाता है। ठीक है, और श्रमिक के तौर पर अक्सर बच्चों का इस्तेमाल होता है। और अंदर से उस माइन जो उस खनन है, जो सुरंग है, उसमें से क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकार की, कितने प्रकार की रेड होल माइनिंग होती है। तो देखिए, 2 प्रकार की रेड होल माइनिंग होती है। एक होती है आपकी साइड कटिंग टेक्निक। साइड कटिंग टेक्निक में क्या होता है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जो आपकी हिल होती है, उसमें सुरंग बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर आपको सुरंग दिख रही होंगी। ठीक है, इसमें ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, रेड होल माइनर्स ने सुरंग बनाई हुई है। अब ये सुरंगों में, इन सुरंगों को तब तक खोदा जाता है कि जब तक आपको यहाँ पर देखिए कोयला ना मिल जाए, जब तक आपको कोयला ना मिल जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं, श्रमिक अंदर जाते हैं, अक्सर बच्चे। ठीक है, बच्चों के अलावा भी और भी श्रमिक हैं जो अंदर जाते हैं पूर्वोत्तर भारत में, और धीरे धीरे क्या करते हैं, यहां से कोयले को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस कोयले को बाजार में बेचते हैं, जो उनकी आय का स्रोत भी है। ठीक है, दूसरे टाइप की टेक्निक होती है साइड कटिंग, सॉरी, बॉक्स कटिंग टेक्निक। बॉक्स कटिंग टेक्निक में क्या होता है कि देखिए, आप वर्टिकली एक गड्ढा बनाया जाता है, गड्ढा बना दिया, तो जब तक खोदा जब तक कि आपको कोयला नहीं मिल गया अगेन,
और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली सुरंगें बनाई जाती हैं, जैसे कि इस इमेज में आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां से फिर क्या करा जाता है, कोयले को निकाला जाता है। ठीक है, कोयले को निकाला जाता है। तो ये हुई आपकी प्रकार कि ये आपकी बेसिकली रेड होल माइनिंग के दो प्रकार हो गए, एक बॉक्स कटिंग टेक्निक, एक आपकी साइड कटिंग टेक्निक, जहां से कोयले को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मजदूरों के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में इतनी ज्यादा प्रचलित क्यों है रेड होल माइनिंग। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण यह है कि जो पूर्वोत्तर भारत में जो कोयला है उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है। सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो कोयला है वो अच्छी गुणवत्ता का कोयला नहीं है। तो वहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं जाएगी। ठीक है, वो नहीं जाएगी तो क्या करेंगे, वहां के जो लोकल मजदूर हैं वो क्या करेंगे, वो कोयले को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाजार में बेचेंगे और उनकी आय का स्रोत वो बन जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट भी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां लेके जाएंगे तो कोयले का एक्सट्रैक्शन क्या है, निकालना डिफिकल्टी भी है। दूसरी बात यह है कि कोयले की बहुत बेहद पतली परत नॉर्थ ईस्ट में देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में जैसे मेघालय में रेड होल माइनिंग जब होती है तो वहां उनके जो वहां पर जो पहाड़ हैं तो उनमें जो कोयले की परत है वो बेहद पतली है, जिसके कारण खनन खनन जैसे तरीके वहां आर्थिक रूप से सही नहीं है, आप आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं साबित होते हैं। और उसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में सल्फर होता है तो अच्छी गुणवत्ता का कोयला नहीं है, तो इससे क्या होता है, निजी ही निवेश जो है हतोत्साहित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जो कि छठी अनुसूची में शामिल हैं। अब भैया छठी अनुसूची में शामिल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो जो जैसे मेघालय मेघालय क्या छठी अनुसूची में शामिल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं मेघालय का, तो मेघालय क्या है, छठी अनुसूची में शामिल है। अब मेघालय छठी अनुसूची में शामिल है तो मतलब यहां पर जो लैंड के ओनर होंगे, जो भूमि के स्वामी होंगे, ठीक है, वही उस भूमि के नीचे जितने भी खनिज हैं उनके भी स्वामी होंगे। खनिज के भी स्वामी कौन होंगे या ओनर कौन होंगे, वही लोग होंगे। ठीक है, तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। छठी अनुसूची में जो शामिल राज्य हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जो भी वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले लोग जाएंगे तो इनकी परमिशन पर डिपेंड करता है कि वो कोयले को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इवन केंद्र का जो खनन वाला कानून है वो भी यहां पर नहीं लगता, राज्यों के लिए यहां पर अलग कानून है। ठीक है, तो बेसिकली छठी अनुसूची में जो राज्य शामिल है तो वहां पर जो लोग रहते हैं उन लोगों का एक तो भूमि स्वामित्व उनका है, दूसरा उसके नीचे भूमि के नीचे जो खनिज है उनका भी स्वामित्व किसके पास है, उन्हीं लोगों के पास है। तो ये एक वजह है, ये एक वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इसको एक तिजोरी के रूप में देखते हैं। जो कोयला वहां पर दबा हुआ है या जो कोयले को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको एक सोने की तिजोरी के रूप में देखते हैं। उनकी आय का एक स्रोत है वो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका तो समतल जो मैदान है उससे कम डेवलप होगा, वहां पर समस्याएं ज्यादा होंगी, आबादी कम होगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए वो एक सोने के तिजोरी के रूप में देखते हैं, आय का स्रोत मानते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं छठी अनुसूची में जो शामिल राज्य हैं तो कहीं ना कहीं इस छठी अनुसूची का एक जो है एक गलत फायदा भी उठाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इन खदानों को स्थानीय लोग सोने के तिजोरी के रूप में देखते हैं। ठीक है, जो इन पिछड़े आबादी के लिए बिना अधिक निवेश और रोजगार के धन की संभावनाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में आज भी बैन होने के बाद रेड होल माइनिंग रेड होल माइनिंग प्रचलित है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित समस्याएं और चिंताओं की बात करते हैं। तो ज्यादातर जो चिंताएं हमें देखने को मिलती हैं तो सबसे पहली, जैसे अगर हम चिंता की बात करें तो हमें श्रमिकों की देखने को मिलती है। जैसे अगर हम श्रमिकों की बात करें तो ज्यादातर बच्चों का इस्तेमाल होता है श्रमिकों के तौर पर। जैसे अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे, ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी की रिपोर्ट है, तो इसका मानना है कि 222 बच्चे जो है एम्प्लॉय हैं इन खनन या माइंस के अंदर, इन खदानों के अंदर। जबकि कुछ आपके एनजीओज हैं उनका ये मानना है कि 70,000 बच्चे लगभग लगभग क्या करते हैं, इन खदानों में काम करते हैं। तो एक समस्या ये है
कि बच्चों से काम जो कराया जाता है, चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों का इस्तेमाल एज अ लेबर, एज अ श्रमिक के तौर पर किया जाता है, ये हमारी चिंता का कारण बना हुआ है। दूसरी चिंता है हमारी इकोलॉजी, ठीक है, पारिस्थिति, ठीक है, पारिस्थिति की हमारी दूसरी चिंता है, जहां पर देखिए रेड होल माइनिंग की वजह से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, भूमि क्षरण, तो ये सारी की सारी चीजें एटसेट्रा इत्यादि, ये सारी की सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो कच्चे जो पहाड़ हैं, कच्चे जो सड़कें हैं, वहां से जो जब बेसिकली रेड होल माइनिंग करके जो कोयले को लेके आया जाता है, ठीक है, तो कोयले में से जो उसमें पर्टिकुलर मैटर जो पदार्थीय कण है वो उड़ते हैं, जो कच्ची सड़कें हैं उनसे धूल उड़ती है, तो इससे क्या है, वायु प्रदूषण होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। दूसरा, अगर हम जल प्रदूषण की बात करें तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि जल प्रदूषण मतलब ज्यादातर जो रेड होल माइनिंग है मेघालय में, वो आपकी लूखा नदी, वो आपकी लूखा नामक नदी नदी के आसपास है। और इस लूखा नामक नदी को रेड होल माइनर्स ने इतना गंदा कर दिया कि गवर्नमेंट को डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट वहां पर चलाना पड़ गया। अब ये डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें फाइटो रेमिडिएशन मेथड का यूज करके जो पानी है उसके अंदर शैवालों को डाला जाता है, एल्गा को डाला जाता है, जितने भी हार्मफुल एलिमेंट होते हैं, जितने भी आपके पोल्यूटेंट एलिमेंट होते हैं, उनको वो खा जाता है और नदी को साफ किया जाता है। तो फाइटो रेमिडिएशन विधि का प्रयोग करके डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट चला के लूखा नदी को क्या किया गया, साफ किया गया या प्रदूषण मुक्त किया गया। तो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, ये एक एज ए केस स्टडी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रदूषण की वजह से लूखा नदी में डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट चला गया, जिसकी वजह से ये इस रेड होल माइनिंग की वजह से, इस खनन की वजह से वहां की जो नदी थी वो इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा जान का खतरा होता है, जैसे 2018 में अगर मैं बात करूं तो 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और 2021 में अगर मैं बात करूं तो 5 लोग, जो 5 श्रमिक थे, मजदूर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी रेड होल माइनिंग में। देखिए क्या होता है अक्सर कि जब रेड होल माइनर्स अंदर जाते हैं माइंस में, और जब मानसून का टाइम होता है ज्यादातर, तो मानसून में क्या होता है कि जो आपने रेड होल माइनिंग, अब मैंने आपको जो फोटो दिखाया बेसिकली सुरंग का, तो उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, वो जल प्लावन हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो अंदर फंसे हुए मजदूर, ऐसा तो है नहीं कि 3-4 फीट ही अंदर कोयला आपको मिल गया, वो काफी अंदर जो है मजदूर फंस फंस जाते हैं। तो जब अंदर मजदूर फंस जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से जैसे हमें 2018 में मॉनसून के समय ही 15 मृत्यु हमें देखने को मिली, 2021 में 5 मृत्यु हमें देखने को मिली, और ये सारी की सारी जब मृत्यु हुई थी उस वक्त जो है मॉनसून का टाइम था, और जितनी भी मृत्यु थी ज्यादातर हमें देखने को मिली सुरंग में पानी भरने की वजह से, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई इसके लिए सरकार ने क्या करा है या किसी संस्था ने क्या करा है। तो एक संस्था का नाम आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सन 2014 में इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था, और 2015 में इसे जारी रखा, ठीक है। तो इसके बावजूद भी आज भी रेड होल माइनिंग हो रही है, ठीक है। और एक कमेटी बिठाई सरकार ने, बीपी काताकी समिति, मतलब यही एक सदस्य थे उस कमेटी में, यही इन्होंने ही रिपोर्ट सौंपी थी गवर्नमेंट को, और इन्होंने बताया था कि एनजीटी के बैन के बाद भी सरकार रेड होल माइनिंग जो है बंद करने के बाद भी क्या हो रहा है, बेरोक टोक बेधड़क तरीके से कोयले को रेड होल माइनर्स कोयले को रेड होल माइनर्स बाजार में बेच रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं, ठीक है। तो भैया ऐसे में आगे की राह क्या हो। देखिए आगे की राह हमेशा समस्याओं पर निर्भर करती है। तो पहली समस्या यह है कि श्रमिक जो हैं उसमें होता है बच्चों का इस्तेमाल, तो इस पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर इस पर कड़े प्रतिबंध होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, वहां की जो लोकल राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, जो भी सत्ता है, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और इससे आशंकित खतरों को
इससे आशंकित खतरे से संबंधित चीजों की जानकारी उन लोगों के पास भी होनी चाहिए, उस पार्टी के पास भी होनी चाहिए। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो जागरूकता फैला सकते हैं वहां पर। ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करें सिक्स्थ शेड्यूल की, देखिए छठी अनुसूची में अगर संविधान ने किसी राज्य को विशेष प्रावधान दिए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि छठी अनुसूची उन राज्यों को पर्यावरण को नष्ट करने का भी जो है अनुमति दे देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप छठी अनुसूची में शामिल हैं या विशेष प्रबंध आपके लिए किए गए हैं, तो आप इसका इसका गलत फायदा ना उठाकर पर्यावरण को नष्ट करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो ये बात भी सिक्स शेड्यूल स्टेट्स को समझनी चाहिए। और कड़ी निगरानी, कड़े प्रतिबंधों के साथ रेट होल माइनिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहिए। और जिस जिस कोयले को या जिस बेसिकली रेट होल माइनिंग के कोयले को ये लोग एज अ सोने की तिजोरी के रूप में देखते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा विकास करें, डेवलपमेंट करें, ताकि इनका जो ध्यान है वो एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह हम लगा सके। ठीक है। तो ये था दोस्तों रेट होल माइनिंग से संबंधित सारे के सारे प्रावधान। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।